आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़कर उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। ये चार लाइनें एक गाने की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह गाना सुना भी होगा। पिक्चर का नाम अधर्म था। और 2 दिन से राजस्थान की राजनीति के जो घटनाक्रम रहे, आंदोलन रहा, भाषा की बात रही, गालियां रही, जवाबी हमले रहे, उन तमाम बातों में चारों लाइनें बहुत फिट बैठती हैं। हनुमान बेनीवाल के आंदोलन से लेकर हनुमान बेनीवाल की ओर से बोली गई भाषा और उसके बदले में भाजपा नेताओं की ओर से किए गए जवाबी हमले, तमाम बातें जो भी हुई उनमें चारों लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। किस तरह के जवाब आए, आंदोलन कैसे शुरू हुआ, आंदोलन की परिणति क्या हुई और धरती पर आसमां आया या नहीं, झुकी दुनिया झुकाया गया या नहीं, ये तमाम बातें हुई इन 2 दिनों के दौरान। और बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ इन 2 दिनों के घटनाक्रम के बाद में आगे चलकर बदलेगा। इसका राजनीतिक असर बहुत ज्यादा होने वाला है दोनों पार्टियों पर, भाजपा पर और आरएलपी पर। लेकिन साथ में कांग्रेस भी इन दोनों के बीच में से निकलकर इस पूरे घटनाक्रम के असर से वंचित नहीं रह सकती। असर उस पर भी होगा, निश्चित तौर पर होगा। लेकिन फिलहाल पूरी जो घटनाक्रम है वह हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूम कर रह गया है। चाहे वह उनके आंदोलन का रूप, आंदोलन के बाद में आंदोलन की सफलता, उनकी ओर से बोली गई भाषा, भाषा के बाद में भाजपा नेताओं की ओर से बोले गए जवाब और मंत्री जी की धड़ाधड़ स्पीड ट्रेन की गति से बोली गई गालियां, इन तमाम चर्चाओं के अंदर राजस्थान की राजनीति 2 दिन से डूबकर रह गई है। आज करेंगे इन तमाम बातों पर चर्चा और 4 लाइनों का मतलब क्यों फिट बैठ रहा है वह भी बताएंगे। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले 2 लाइनें, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो ये 2 लाइनें बहुत परफेक्ट बैठती हैं हनुमान बेनीवाल पर। और मैंने पहले भी कहा था कि हनुमान बेनीवाल किसी आंदोलन में कूदते हैं तो उनका जो तरीका है, उस तरीके के बाद में आखिरकार प्रशासन को उनकी शर्तों को मानना जरूरी हो जाता है। और अब तक जितने भी आंदोलन हुए उन तमाम आंदोलन में यही हुआ। लेकिन भैराणा धाम का जो आंदोलन था, भैराणा बचाने का जो आंदोलन था, उसमें चूंकि सरकार रिको इंडस्ट्रियल एरिया काटने की बात कर रही थी, भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी, कुछ भूमि और लेनी थी, और आंदोलन क्योंकि संतों के साथ जुड़ा था, भाजपा संत और सनातन को लेकर हमेशा वोट बैंक बटोरती रही है। ऐसे समय में क्या भाजपा झुकती या नहीं झुकती, असली बात यह थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आगाज किया, उसके बाद में थोड़ा समय मिला, 41 दिन चला आंदोलन, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा था। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया। आंदोलन हुआ, आंदोलन के अंदर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, वार्ताएं हुई, बात नहीं बनी। और जैसे ही जयपुर कूच हुआ, जयपुर कूच के आधे रास्ते के अंदर सड़क पर बैठकर वार्ता होती है और शर्तें मान ली जाती है और कहा जाता है कि सरकार अपने इस इंडस्ट्रियल एरिया के मामले को से वापस हटेगी और भैराणा धाम का जो पूरा मामला है उसके अंदर जो 800 बीघा जमीन की बात है वह फिर छोड़ दी जाएगी और उसको पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। यह कहकर एक तरह से आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन फिलहाल एक कमेटी और कमेटी निर्णय करेगी, 1 महीने बाद इसका निर्णय आएगा। यानी यहां इन 2 लाइनों का मतलब निकलता है कि आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यानी कि हनुमान बेनीवाल के लिए यह लाइनें फिट बैठ रही है कि जिन शर्तों को लेकर मामला अटका हुआ था, हनुमान बेनीवाल का आंदोलन, उनके हजारों समर्थकों की मौजूदगी और आसमां झुका जब संतों की कड़ी तपस्या के बावजूद जो सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, वह सरकार झुकी। सरकार झुकी, वार्ता हुई और 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद में सारे मामले का पटाक्षेप होगा। लेकिन पेच अभी यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस पूरे मामले से पीछे हट जाएगी या कोई बीच का रास्ता निकालेगी, यहां आकर बात होगी। लेकिन फिलहाल धरती पर आसमान लाने का जो मादा है राजस्थान की राजनीति में फिलहाल हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द सिमट गया है। लेकिन अब बात हनुमान बेनीवाल की भाषा, उनको दिए गए जवाब, उन पर
हनुमान बेनीवाल की भाषा की बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हनुमान बेनीवाल के पास ताकत है। हजारों समर्थक उनके पीछे पागल हैं, दीवाने हैं और उनके पीछे घूमते हैं। हर आंदोलन में एक आगाज करो, राजस्थान के किसी भी हिस्से में वे पहुंच जाते हैं। यह किसी भी राजनेता के लिए इंडिविजुअली एक बहुत बड़ी ताकत राजनीतिक रूप से होती है और हनुमान बेनीवाल के पास यह ताकत है। लेकिन बार बार, कई बार, और कई बार नहीं, सैकड़ों बार, दर्जनों बार हनुमान बेनीवाल अपने भाषाई ट्रैक से उतर जाते हैं। यह लगता है राजनीतिक लोगों को, आम लोगों को, लेकिन नहीं, हनुमान बेनीवाल अपनी भाषाई ट्रैक से नहीं उतरते। दरअसल हनुमान बेनीवाल को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे उस जगह क्या कहना है और क्यों कहना है, क्योंकि उनके समर्थकों को, उनके पार्टी वर्कर को और उनके जो फॉलोवर हैं उनको यह भाषा पसंद है। हनुमान बेनीवाल की चिंता सिर्फ अपने समर्थकों की, अपने फॉलोअर्स के लिए है, वह दूसरों की चिंता क्यों करे। इसलिए उनकी जो भाषा होती है, उस भाषा के बाद आप देखिए किस तरह से तालियां बजती है। अगर भाषा पसंद नहीं हो तो कौन ताली बजाएगा, कौन तारीफ करेगा। यानी कि हनुमान बेनीवाल जो भी बोलते हैं वे सोच समझ के बोलते हैं कि उन्हें कहां, किस जगह, किस व्यक्ति के लिए क्या बोलना है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट के लिए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, राजनीतिक रूप से वह भाषा अस्वीकार्य है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा उनके समर्थकों को, उनके फॉलोअर्स को यह भाषा पसंद है, उनका इस तरह से बोलना पसंद है, उनका आक्रामक रूप पसंद है, तो हनुमान बेनीवाल वही आक्रामक रूप अपनाते हैं और वही भाषा बोलते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट को मूर्खाधिपति कह दिया। अब इस बात पर आक्रोश होना था भाजपा में। भाजपा के नेता एक के बाद एक बयान देने लगे और हनुमान बेनीवाल को घेरने का कोशिश जारी रहा। लेकिन इस बीच मंत्री जी की गालियों का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मंत्री जी ने 3 मिनट में 17 गालियां बक दी एक कांस्टेबल को। 17 गालियां बकने का मतलब है हर 10 सेकंड में एक गाली मंत्री जी दे रहे हैं। ऑडियो सामने आ गया, वायरल हो गया, अखबार में 8 कॉलम की खबर छप गई, सबसे बड़े अखबार में 8 कॉलम की खबर छप गई। अब भाजपा के नेता क्या बोले? हनुमान बेनीवाल मूर्खाधिपति बोलते हैं, उस पर आपत्ति है, लेकिन मंत्री अगर 17 गालियां 3 मिनट में बोल रहे हैं तो भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि मंत्री जी की भाषा गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। उल्टा मंत्री जी, अब जो लोग ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जो लोग उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें असामाजिक तत्व बनाकर धमकी दे रहे हैं कानूनी कार्रवाई की। खैर, उनका अधिकार है, कर सकते हैं। काट छाट होगी, लंबा चलेगा, किसने ऑडियो काटा, किसने रिलीज किया, शुरुआत कहां से हुई, ये तमाम बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन भाषाई स्तर अगर उस ऑडियो का देखा जाए तो यहां आपको नहीं दिखाया जा सकता, यह सच है, यहां नहीं सुनाया जा सकता, यह सच है। मंत्री जी की भाषा यह थी। दूसरी ओर आ जाइए, जो जवाब हनुमान बेनीवाल को दिया जा रहा है भाजपा नेताओं और मंत्रियों की ओर से, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहते हैं हनुमान बेनीवाल के लिए कि वे नशा पत्ता करके बोलते हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल जो सांसद हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए जो मंत्री कहा कि मूर्ख है, मूर्खाधिराज है, यानी बेनीवाल जी एक गली कूचे के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शिष्टाचार क्या होता है। बोलिए कि आप जवाब दे रहे हैं मूर्खाधिपति कहने के मामले में और आप कह रहे हैं कि वे नशा पत्ता करते हैं, वे भी एक सांसद है, तो बात बराबर होती है कि नहीं? चलिए, मत मानिए नहीं हुई, लेकिन इससे आगे बढ़कर एक और कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर की भाषा सब जानते हैं, वे किस तरह से बोलते हैं। अभी हाल ही राहुल गांधी के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, भाजपा नेताओं को आपत्ति उससे नहीं हुई थी, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल को जवाब देते हुए गली के गुंडा कहते हैं। वे कहते हैं गली के गुंडे हैं, गली के गुंडे की भाषा बोलते हैं, संस्कार उनमें है ही नहीं। तो क्या अब इसे बराबर नहीं मान लिया जाए? कुल मिलाकर राजस्थान में ऐसा कल्चर कभी नहीं रहा
कि राजनीतिक रूप से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, लेकिन भाषाई स्तर का ध्यान हमेशा रखा गया। लेकिन धीरे धीरे यह मर्यादाएं टूट रही है, और सिर्फ यहां नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर टूट रही है। किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के खिलाफ बोले, लेकिन जब संसद में शूर्पणखा, बारबाला, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, और निशिकांत दुबे के कई भाषण, कई बयान आप सुन सकते हैं, वे जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाजपा के सांसद हैं। एक भी भाजपा नेता कभी यह कहता दिखा कि नहीं, निशिकांत दुबे की भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता? यानी कि पूरे कुएं में भांग घुल जाती है, लेकिन जब अपने पर बात आती है तो दूसरे को खराब बताने के लिए तमाम नेता एक के बाद एक हमलावर हो जाते हैं। और राजस्थान की तो भाषाई जो बोली है, जो मिठास है, वह पूरे विश्व में जानी जाती है। और मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जिस तरह से भाषाई स्तर राजनीति में राजस्थान की में गिर रहा है, उसे सही नहीं कहा जा सकता। तमाम नेताओं, तमाम पार्टियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का नेता कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले उस पार्टी के प्रमुख को अपने नेता के खिलाफ एक निंदा बयान देना चाहिए कि हमारी पार्टी के नेता ने अगर यह गलत बात कही है, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। अगर यह परंपरा शुरू हो जाए तो कोई भी नेता किसी के खिलाफ बोलने से पहले 3 बार सोचेगा। लेकिन नहीं, अपनी पार्टी का नेता दूसरे के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन दूसरा जब बोलता है तो तुरंत हमलावर हो जाते हैं सारे। और यह भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, एक नेता की बात नहीं है, तमाम नेताओं के लिए एक सेट होना चाहिए उदाहरण कि भाषाई स्तर का ध्यान रखें। यह भाषाई स्तर किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है, जिन बातों की बात की थी, 2 लाइनें मैंने बता दी कि आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल ने एक बार नहीं, कई बार करके दिखाया। जिन आंदोलन में गए, उन आंदोलन में सामने सरकार प्रशासन को झुकाकर, शर्तें मनवाकर आगे बढ़े। अब इससे आगे वाली लाइन थी, गिरते को आगे बढ़कर उठाने वाला चाहिए। अब ये गिरते कौन है? ये गिरता स्तर है, ये गिरता स्तर है। इस स्तर को बचाने के लिए तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि गिरते को उठाने वाला भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और गिरते रहे तो यह भाषाई स्तर इतना कमजोर हो जाएगा कि लोग नेताओं को सुनना भी नापसंद कर देंगे। अगर ऐसा आया तो यह तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं के लिए नुकसान का सौदा होगा राजनीतिक रूप से। लेकिन कुल मिलाकर 2 दिन के इन घटनाक्रमों ने राजस्थान में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल का कद आंदोलनकारी नेता के रूप में बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है। जो आंदोलन 41 दिन से अनदेखी का शिकार था, अचानक एक आंदोलन से नेता जुड़ता है, पार्टी जुड़ती है, हजारों समर्थक जुड़ते हैं और सरकार सड़क पर बैठकर समझौता करने के लिए मजबूर हो जाती है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम जो भी हुआ है, इसके अंदर 2 अधिकारियों की भूमिका निश्चित तौर पर सकारात्मक कही जाएगी। हालांकि अधिकारी अपनी तरफ से समझौता नहीं करते, लेकिन आंदोलन को संभाले रखना उन अधिकारियों का काम होता है। यानी कि जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक और आईजी राहुल प्रकाश की भूमिका, भैराना जाना, आंदोलन से पहले जाना, सब कुछ देखना, वार्ता का स्तर तय करना, वार्ता शुरू कर देना आंदोलन से पहले। भले ही वार्ता उस समय असफल रही हो, लेकिन उसका एक स्तर सेट हो गया, कुछ शर्तों पर चर्चा हो गई। इसका फायदा यह मिला कि लास्ट में जो शर्तें बच गई थी, 1-2 जिन पर बात नहीं बन रही थी दिन में, वे बातें बन गई। यानी इस पूरी मामले में इन दोनों अधिकारियों की भूमिका की भी चर्चा होनी चाहिए राजनीति से अलग हटकर। क्योंकि अगर अधिकारी आगे बढ़कर सरकार की बात को मनवाने में सफल होंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी राहत की बात होगी। और निश्चित तौर पर राहुल प्रकाश और जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जो भूमिका निभाई, वह भी इस आंदोलन के लिए सकारात्मक भूमिका रही है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा बड़ा पंगा होने से पहले इस आंदोलन का सकारात्मक हल निकल गया और एक कमेटी बनने पर सहमति बन गई। कमेटी रिपोर्ट देगी और भैराना धाम बच जाएगा। फिलहाल इस उम्मीद के साथ में यह आंदोलन समाप्त हुआ है। आगे चलकर कोई बीच का पेश ना फंसे, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन बात वही है कि भाषाई स्तर को लेकर तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को आगे बढ़कर इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।